हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे भूगोल के पहले पाठ स्थिति एवं विस्तार का दूसरा भाग। इस वीडियो में हम जानेंगे कि भारत के अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार का भारत के समय पर क्या प्रभाव पड़ता है। हम इस बारे में भी चर्चा करेंगे कि भारत का विश्व में क्या स्थान है। दोस्तों, जैसा कि आपको याद होगा, हमने पिछले वीडियो में अक्षांश और देशांतर के बारे में पढ़ा था। अक्षांश वे काल्पनिक रेखाएं हैं जो कि पूर्व से पश्चिम की ओर एक ग्लोब पर खींची जाती हैं। देशांतर वे काल्पनिक रेखाएं हैं जो उत्तर से दक्षिण की ओर ग्लोब पर खींची जाती हैं। दोस्तों, अगर हम इन अक्षांश और देशांतर को साथ में मिला दें और एक ही ग्लोब पर दर्शाएं तो वह एक जालीकार आकार बनाते हैं, जिसको हम अंग्रेजी में ग्रिड कहते हैं। दोस्तों, अब समझने वाली बात यह है कि इस ग्रिड का आखिरकार इस्तेमाल किस लिए होता है। इस ग्रिड का इस्तेमाल दो कार्यों के लिए होता है। पहला, अगर हमें किसी भी स्थान की भौगोलिक स्थिति का पता लगाना हो, हम इस ग्रिड की सहायता लेते हैं। और अगर हमें उसी स्थान का समय पता लगाना हो, तब भी हम इस ग्रिड की सहायता लेते हैं। दोस्तों, आप जैसे जानते होंगे, आपके मोबाइल फोन्स में जीपीएस नामक एक सेवा होती है। यह जीपीएस आपको किसी भी जगह का रास्ता ढूंढने में मदद करता है। दोस्तों, ये जीपीएस ग्रिड की सहायता से ही आपको आपकी मनचाही मंजिल तक पहुंचाता है। चलिए, अब हम जानते हैं कि भारत के अक्षांश और देशांतर का उसके समय पर क्या प्रभाव पड़ता है। देखा जाए तो भारत का अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार दोनों लगभग एक समान है, जो कि है 30 डिग्री। लेकिन अगर भूमि पर हम इनकी दूरी नापें तो वह बिल्कुल समान नहीं है। जैसा कि आप बने हुए चित्र में देख सकते हैं कि भारत का पूर्वी और पश्चिमी विस्तार उत्तरी और दक्षिणी विस्तार से छोटा है। क्या आप जानते हैं कि भूमि पर इनकी दूरी समान क्यों नहीं है? चलिए, मैं बताती हूँ। अगर आप इस ग्रिड को ध्यान से देखेंगे तो यह मालूम पड़ता है कि अंतर अक्षांशीय दूरी यानी कि अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी ध्रुव की ओर जाते हुए भी समान रहती है। लेकिन अगर हम देशांतर की बात करें तो अंतर देशांतरीय दूरी यानी कि देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी ध्रुव की ओर जाते जाते कम होती जाती है। इसके कारण भारत के कई राज्यों में समय का अंतर होता है। उदाहरण के तौर पर हम अरुणाचल प्रदेश और कच्छ की बात कर सकते हैं। अरुणाचल प्रदेश और कच्छ के स्थानीय समय में 2 घंटे का अंतर है। जब अरुणाचल प्रदेश में सूर्योदय हो रहा होता है तो कच्छ में अंधेरा होता है और उसके करीब 2 घंटे बाद वहां सूर्योदय होता है। अब दोस्तों, ये तो सीधी सी बात है कि हर राज्य का समय याद नहीं रखा जा सकता, इसलिए हर देश का एक मानक समय होता है और यह मानक समय उस देश की मानक देशांतर से निर्धारित किया जाता है। अब आप सोच रहे होंगे कि ये मानक देशांतर क्या होता है। चलिए, मैं बताती हूँ। अंतर देशांतरीय दूरी की वजह से बड़े बड़े देशों के राज्यों में समय का बहुत अंतर होता है। तो सहूलियत के लिए हर देश उस देशांतर से सिद्ध समय को मानता है जो देशांतर उस देश के लगभग बीच से निकलता हो। इस देशांतर को हम मानक देशांतर कहते हैं। भारत का मानक देशांतर इलाहाबाद से होकर निकलता है। चलिए, ये तो बात हुई भारत के अक्षांश देशांतर और समय की। अब हम बात करते हैं भारत के विश्व में स्थान की। दोस्तों, जैसा कि आपको ध्यान होगा, हमने पिछली वीडियो में पढ़ा था कि भारत दुनिया का 7वां सबसे बड़ा देश है, जो कि एक एशिया नाम के महाद्वीप पर स्थित है। अपने प्रायद्वीपीय आकार के चलते भारत हिंद महासागर के शीर्ष पर स्थित है। आप और भी कई महाद्वीप भारत के आसपास देख सकते हैं, जैसे कि यूरोप, अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया। चलिए, अब हम भारत के पड़ोसी देशों पर एक नजर डालते हैं। भारत के पड़ोसी देशों की सूची काफी लंबी है। जैसा कि आप देख सकते हैं, कई देशों की सीमा रेखा भारत के साथ लगती है। ये देश हैं पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चीन, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान और म्यांमार। दोस्तों, अगर हम श्रीलंका और मालदीव की बात करें तो ये देश भारत के द्वीपीय पड़ोसी हैं। चलिए, अब हम भारत के पड़ोसी देशों और उसके एक संगठन के बारे में बात करते हैं जिसका नाम है सार्क।
दोस्तों सार्क का अर्थ है साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन। सार्क नामक यह संगठन आर्थिक और क्षेत्रीय एकता को बढ़ावा देता है। भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, नेपाल, भूटान, मालदीव और अफगानिस्तान जैसे दक्षिण एशियाई देश इस संगठन का हिस्सा हैं। अब अगर हम भारत के पड़ोसी देशों पर नजर डाल रहे हैं, तो चलिए उत्तर पूर्व दिशा में स्थित भारत का एक पड़ोसी नेपाल और उसके रिश्ते भारत के साथ कैसे हैं, इस पर एक नजर डालते हैं। नेपाल हमारे देश का एक ऐसा पड़ोसी है जो सांस्कृतिक नजरिए से भारत के बहुत करीब है। नेपाल और भारत के घनिष्ठ संबंधों का कारण यह भी है कि दोनों देश हिमालय से निकली नदियों में सहभागी हैं। बिहार के मैदानी इलाके से गुजरती कोसी नदी हिमालय से ही निकलती है। दोस्तों क्या आप जानते हैं, कोसी नदी को बिहार का शोक भी कहा जाता है क्योंकि इस नदी में आई बाढ़ बिहार के कई राज्यों में हानि पहुंचाती है। दोस्तों हमने जैसे इस वीडियो में पहले जाना कि कई देश भारत की सीमा रेखा के साथ आकर लगते हैं। इनमें से कुछ रेखाओं को खास नाम दिए गए हैं। चलिए हम इनके बारे में जानते हैं। भारत और चीन की सीमा रेखा को मैकमोहन रेखा कहा जाता है। वहीं भारत और पाकिस्तान के बीच स्थित सीमा रेखा को रैडक्लिफ लाइन कहा जाता है। चलिए दोस्तों, आज के पाठ में बस इतना ही। मैं आशा करती हूँ कि आज हमने जो भी पढ़ा आपको समझ में आया होगा। जाने से पहले हम एक नज़र डालते हैं कि आज हमने इस पाठ में क्या-क्या सीखा। हमने जाना कि अक्षांश और देशांतर नामक काल्पनिक रेखाओं को अगर हम एक ही ग्लोब पर दर्शाएं तो उसे ग्रिड कहा जाता है और यह ग्रिड हमें तब मदद करता है जब हमें किसी भी जगह की भौगोलिक स्थिति और उस जगह का समय जानना होता है। फिर हमने जाना कि किस तरह हर देश का एक मानक समय होता है जो कि उसके मानक देशांतर से निर्धारित होता है और हमने यह भी जाना कि मानक देशांतर क्या होता है। फिर हमने जाना कि भारत विश्व का 7वां सबसे बड़ा देश है जो कई महाद्वीपों से घिरा हुआ है। भारत के पड़ोसी राज्यों के बारे में बात करते करते हमने ऐसे एक संगठन का नाम भी जाना जिसको हम सार्क कहते हैं। यह संगठन आर्थिक और क्षेत्रीय एकता को बढ़ावा देता है। दोस्तों फिर हमने कुछ खास सीमा रेखाओं की बात करी। भारत और पाकिस्तान को जोड़ने वाली सीमा रेखा को रैडक्लिफ लाइन कहा जाता है और चीन और भारत को जोड़ने वाली सीमा रेखा को मैकमोहन रेखा कहा जाता है। दोस्तों याद रखिए, आप घर जाकर अपनी भूगोल की पुस्तक भारत भूमि एवं लोक का पहला पाठ स्थिति एवं विस्तार अच्छे से पढ़ सकते हैं। अगली वीडियो में हम भूगोल के पाठ 2 भौतिक स्वरूप, संरचना एवं उपचार को पढ़ेंगे। धन्यवाद।